नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 15 दिसंबर 2021 और दिन है बुधवार। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला सेक्शन है यानी टुडे इन हिस्ट्री। तो टुडे इन हिस्ट्री का जो पहला है कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है भारत की विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। नोट, चुनी गई थी। देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान से ही एक्टिव थी और पार्टिसिपेट कर रही थी। बाद में इनको जब भारत को आज़ादी मिल गई तो बाद में इनको महाराष्ट्र का गवर्नर भी बनाया गया। उससे पहले भारत के ये राजदूत भी रहे और उसके बाद इनको 1953 में ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई कि इसके यूएन जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशन महासभा का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का। आज ही के दिन जो है चेरनोबिल 2000 में ये डिसाइड किया गया था कि चेरनोबिल जो एक परमाणु संयंत्र है उसमें एक हादसा हुआ था। ये हादसा हुआ था 1986 में। इसको माना जाता है कि आज तक के समय का सबसे बड़ा परमाणु हादसा था। हालांकि इसको लोग मानते हैं लेकिन इससे भी बड़ा परमाणु हादसा उस समय हुआ था जब अमेरिका ने एटम बम गिराया था जापान पे लिटिल मैन और फैट लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम का 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। लेकिन चूंकि वो इंटेंशनल था तो उसको हादसा नहीं कहते हैं, लेकिन ये अनइंटेंशनल था इसलिए इसको हादसा कहते हैं। एक्चुअली चेरनोबिल जो है तत्कालीन यानी 1986 में यूक्रेन जो है रसिया का ही पार्ट था। उस समय रसिया को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। उसको शॉर्ट में सोवियत संघ भी कहते थे। तो सोवियत संघ का ही पार्ट हुआ करता था यूक्रेन और यूक्रेन में ही स्थित थी ये चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र जिससे बिजली का उत्पादन हुआ था। उसके चौथी यूनिट में खराबी आ गई थी और वहाँ जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है वो अनकंट्रोल्ड हो गया था जिससे काफ़ी जान माल की हानि हुई और उसके बाद से उस परमाणु संयंत्र को पूरी तरह बंद करने का निर्णय कब लिया गया? आज ही के दिन यानी 15 दिसंबर 2000 ईस्वी को चेरनोबिल के जितने यानी चारों यूनिट थे उसको बंद कर दिया गया। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चेरनोबिल किस घटना से संबंधित है, चेरनोबिल कहाँ है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि आज ही के दिन गांधी जी के फॉलोअर एक थे पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया था 1952 में। 58 दिन का जो ये भूख हड़ताल किए थे, किस लिए भूख हड़ताल किए थे? तो ये सेपरेट तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे थे। देखिए, एक भूख हड़ताल किए थे। कितना स्ट्रेंज है कि गांधी के देश में गांधी जी अपने बात को मनवाने के लिए अंग्रेजों के सामने क्या करते थे? हर बार हंगर स्ट्राइक करते थे या जो भी उस तरह का जो अहिंसक मार्ग हो। लेकिन गांधी जी के देश में गांधी जी का मृत्यु 1948 में हुआ और गांधी जी के जो सबसे नज़दीकी और उनके जो सबसे सर्वमान्य चेला हैं वो है नेहरू जी। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के पास ही ये पावर होता है। अगर प्रधानमंत्री डिसाइड करे तो ये कर सकते थे कि सेपरेट तेलुगु बोलने वालों के लिए सेपरेट जो है राज्य इस्टेब्लिश कर सकते थे और बाद में ये हुआ भी। लेकिन उसका जो कारण बना क्या? पोट्टी श्रीरामुलु का 58 दिन का अब हंगर स्ट्राइक के बाद इनका निधन हो गया। उसके बाद थ्रू आउट द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री अव्यवस्था हो गई, जगह जगह विरोध होने लगा, आगजनी होने लगा। उसके बाद जो है नेहरू को अंततोगत्वा ये डिसीजन लेना पड़ा और कमेटी बनानी पड़ी कि जो है भाषाई आधार पे स्टेट का डिवीज़न किया जाए और उस तरह से मद्रास जो प्रेसिडेंसी था उसमें तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु और तेलुगु बोलने वालों के लिए
आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। बाद में आंध्र प्रदेश का भी डिवीजन होकर 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रूप में विभाजित हो गया। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिस्टम शुरू किया गया है, तो ये कौन सा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है स्मार्ट सिस्टम? पहला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसको अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस भी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इसका जो सही आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब देखिए स्मार्ट सिस्टम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। देखिए टॉर्पीडो क्या होता है, तो जो सबमरीन में यूज होने वाला अस्त्र जो होता है उसको टॉर्पीडो कहते हैं। जैसे फाइटर प्लेन जो अटैक जब करती है तो किस चीज़ से अटैक करती है, मिसाइल्स से अटैक करती है। उसी तरह से जो सबमरीन्स होते हैं जो पानी के अंदर ऑपरेट करते हैं, वो जो जिस अस्त्र से वार करते हैं यानी अटैक करते हैं उसको कहा जाता है टॉर्पीडो। तो उसी टॉर्पीडो को असिस्ट करने के लिए यानी उस टॉर्पीडो की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, यानी उसमें ये सुपरसोनिक मिसाइल का सहायता लिया जा रहा है ताकि इससे इसका पावर और इसका दूरी, स्पीड और इसकी दूरी यानी रेंज को बढ़ाया जा सके। तो यही है स्मार्ट मिशन। इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। और DRDO किसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड अभी कौन है, राजनाथ सिंह। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक सबसे बड़ी क्षति हुई, जो भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, इनका एक दुखद निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान। अब बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। तो इसके जो मंत्री हैं अभी कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं जितेंद्र सिंह। इस मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में एक जो परियोजना चलाया जा रहा है वो चर्चा में है, उसका नाम है ओ स्मार्ट मिशन। देखिए दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको याद रखिएगा ओ स्मार्ट मिशन। रेलवे मंत्रालय के द्वारा अभी एक चलाया गया था सात्विक स्कीम। सात्विक स्कीम क्या है, तो रेलवे मंत्रालय और IRCTC के द्वारा चलाया जा रहा है एक स्कीम है जिसके अंतर्गत वैसी ट्रेनों को सात्विक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो सिर्फ वेज खाना परोसते हैं। इसके अलावा भारत रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है जिसको भारत गौरव के नाम से एक परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत क्या है कि जो है अगर आप ट्रेन को लीज पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यानी एक तरह से ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन का एक प्रक्रिया है, चूँकि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि विरोध होने लगता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट वे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, जिसको बोलते हैं नोटा। तो इसमें से इन सारे देशों के अलावे उज्बेकिस्तान को भी भारत सरकार ने आमंत्रित किया है गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के दौरान। ये सारे कंट्रीज जो हैं भूतपूर्व USSR के पार्ट थे। बाद में USSR का 1991 में विघटन हो गया। उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव थे, उनकी जो पॉलिसी है वो फेल हो गई और उस तरह से USSR का विघटन होने के बाद 15 देशों में विभाजित हो गया।
और उन्हीं देशों का ये पार्ट है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इन पांचों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए। इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य ने भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो इसका जो सही आंसर है वो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है, यानी इसमें देश विदेश से जितने भी टाइप्स के ड्रोन हैं जिनका कि मल्टी डायमेंशनल इस्तेमाल किया जा सकता है, एक तरह से एग्जीबिशन इसको समझ सकते हैं, वो आयोजित किया गया है। ये इस तरह का पहला मेला है, आयोजन है कहाँ? भारत में। और ये आयोजित की है मध्य प्रदेश सरकार विथ कोऑपरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके मंत्री हैं अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ साथ फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इन तीनों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है सी मंगूबाई पटेल। उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारी योजनाएं की नींव रखी गई है, किन्हीं का जो है उद्घाटन किया गया है, जैसे सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया गया। उसके अलावा केन बेतवा परियोजना की नींव रखी गई। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी नींव रखा गया। इसके अलावे गोरखपुर में ऑल इंडिया रेडियो का जो है एक ब्रांच स्थापित किया जा रहा है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश में ही काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में ये सारे परियोजनाएं अभी काफ़ी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। केरल एकमात्र भारत में लेफ्ट के द्वारा शासित राज्य है जहाँ की वामपंथियों की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ केरल सरकार की अभी हाल ही में एक परियोजना आई थी, प्रोग्राम आया था जिसका नाम था स्ट्रीट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के द्वारा केरल सरकार टूरिज्म को केरल के इंटरनल पार्ट में यानी गांव तक ले जाना चाह रही है। इसके अलावा केरल अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे कम गरीब राज्य में केरल का नाम आया था। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी हैं बासवराज बोम्मई और यहाँ के यानी कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक अभी हाल ही में जो इनर्जी इफिशिएंट स्टेट के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा इनर्जी इफिशिएंट हैं, सबसे कम एनर्जी खर्चा करते हैं, वेस्ट सबसे कम एनर्जी वेस्ट करते हैं। कहाँ के? कौन सा स्टेट? तो कर्नाटक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की छाया सरकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शैडो गवर्नमेंट। शैडो गवर्नमेंट मीन्स वहाँ शासन तो किसी और का है लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गवर्नमेंट है वो कोई और है, उसी को कहते हैं शैडो गवर्नमेंट, जहाँ की दो शासन प्रणाली एक साथ ही चल रही हो। तो किस देश की छाया सरकार ने यानी शैडो गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टीथर नामक क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार कर लिया है? एल सल्वाडोर, म्यांमार, यूएसए या बारबाडोस? तो इसका जो सही आंसर है वो है म्यांमार। देखिए म्यांमार में अभी हाल ही में यहाँ की जो मिलिट्री है उसने यहाँ की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार जिसके कि मुखिया थे आंग सान सू की, उनको अपदस्थ करके और अपने वहाँ के जो मिलिट्री चीफ हैं वो काबिज हो गए हैं वहाँ की सरकार में। और उन्होंने वहाँ के जो लोकतांत्रिक लीडर्स थे सबको कैद कर दिया गया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इससे पहले आंग सान सू की, उनको 4 साल की कैद की सज़ा भी
सुना दिया गया है। तो म्यांमार में अभी जो प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी जो लोकतंत्र को समर्थित करने वाली है, उसका नाम है NUG, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जिसको कि वहाँ की अभी वर्तमान की मिलिट्री शासन ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो ये अभी म्यांमार ने क्या किया है कि टीथर जो एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है जैसा कि बिटकॉइन, इसको लीगल घोषित कर दिया है ताकि उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड से फंड मिल सके। एल साल्वाडोर जो है पहला कंट्री था जिसने कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया। और इसके अलावा एल साल्वाडोर ने ये भी घोषणा किया है कि 2025 तक ये पहला क्रिप्टो करेंसी शहर भी बना लेगा 2025 तक। USA सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कहाँ होती है? USA में। और बारबाडोस अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था क्योंकि इसने ब्रिटेन से अपना रिश्ता ख़त्म करके, और ब्रिटेन एक तरह से जो इस पे आधिकारिक रूप से मुखिया हुआ करती थी ब्रिटेन की महारानी, वो ख़त्म होकर के अब बारबाडोस की प्रेसिडेंट, वहाँ का प्रेसिडेंट चुना जाएगा वहाँ के लोगों के द्वारा। तो ये पूरे विश्व का भी सबसे नया लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मृदुला रमेश, नरोत्तम सेकसरिया, मारूफ रजा या गौतम चिंतामणि। तो इसके जो सही आंसर है वो मृदुला रमेश है। इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखा गया है हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर। देखिए पानी जो है बहुत मात्रा में है उपलब्ध है, लेकिन पीने लायक पानी कम मात्रा में है, इसलिए वाटर कंजर्वेशन पे सरकार जोर देती है। वाटर को कैसे संरक्षित करें, वाटर का पानी का कैसे कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर सकें। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है बुक मृदुला रमेश के द्वारा। नरोत्तम सेकसरिया ये कौन है? तो ये अंबुजा सीमेंट का नाम सुने होंगे। ये अंबुजा सीमेंट के संस्थापक हैं और इनके द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी है द अंबुजा स्टोरी। अंबुजा स्टोरी। ये मारूफ रजा कौन है? तो मारूफ रजा इनके द्वारा अभी एक बुक लिखा गया है इंडिया और चाइना के बीच जो सीमा विवाद है उसके ऊपर, जिसका नाम है कंटेस्टेड लैंड्स, इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट। किनके द्वारा लिखा गया? मारूफ रजा के द्वारा। गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखा गया एक बुक है कि मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, यानी जो बीजेपी के द्वारा जो दूसरा टर्म है जो कि 2019 में पावर में आई, तो सेकेंड टर्म के बाद जो कोरोना, उसके बाद इकोनॉमी का हालत, तो इसको रोलर कोस्टर का नाम दिया गया है कि किस तरह से इकोनॉमी ऊपर नीचे, और जो केंद्र की पॉलिसी है जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हेल्थ स्क्रूटनी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत ने 195 देशों में से कौन सा स्थान हासिल किया है? 66वां, 195वां, पहला या दूसरा? तो इसका सही आंसर है, देखिए इसका ऑप्शन अगर आप देखें तो आप भी इसका ऑप्शन सही मान सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाएं तो पहला और दूसरा हो नहीं सकता है, सबसे लास्ट भी नहीं हो सकता है कि इतना ख़राब है, और इतना अच्छा भी नहीं है कि पहला दूसरा हो। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके साथ 66वां। भारत का पोजीशन अभी जो है 66वां है, कितने आउट ऑफ 195 कंट्रीज। तो ये क्या है कि अभी जो है कोरोना के पोस्ट कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को तो बात ही छोड़ दीजिए, और अनडेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका भी हेल्थ सिचुएशन काफ़ी खस्ता हो गया है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल हेल्थ स्क्रूटनी इंडेक्स है वो नीचे आया है, और इसमें भारत जो है 66वें पोजीशन पर है। 195वें पोजीशन पे सोमालिया है, पहला पोजीशन पे USA है, और दूसरा पोजीशन पे कौन है आप कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग
यानी जनरल कैटेगरी कमीशन बनाने की स्थापना की घोषणा की है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु, ये ऑप्शन में देखिए दोबारा आ गया है। ये तमिलनाडु के जगह पे आप कर लीजिए उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी एक सामान्य श्रेणी आयोग बनाने की घोषणा की है। देखिए जो ये रिजर्वेशन से संबंधित है, सामान्य श्रेणी आयोग। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने EWC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक अलग से 10% का आरक्षण का प्रावधान किया, उसी लाइन पे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी इस कमेटी की गठन की है। इससे पहले सेम कमेटी का गठन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। देखिए तमिलनाडु भारत का पहला प्रदेश है, पहला स्टेट है जो 50% सीलिंग ऑफ रिजर्वेशन को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश था ऑर्डर में कि रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन किसी भी हाल में ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको कि तमिलनाडु क्रॉस करके अभी अप्रॉक्सीमेटली 33%, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली इट इज़ 63% जो है तमिलनाडु में ये दे दिया गया है रिजर्वेशन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 330, 331, 332 या 333? तो इसका सही आंसर है 330। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC एंड ST के रिजर्वेशन का प्रावधान है। अगर इतिहास में इसका बैकड्रॉप में देखें, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, तो जो गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, उसी में इसका नींव छिपा हुआ है। कौन? पूना पैक्ट। उसी में गांधी के द्वारा ये वादा किया गया अंबेडकर से कि जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उस समय तत्कालीन जो असेंबली थी उसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाया गया था। तो ये किस में प्रावधान है? 330 में, अनुच्छेद 330 में। अब 332 में जो है सेम प्रावधान है, लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली में है, यानी विधानसभा में। यानी 330 में लोकसभा में SC/ST आरक्षण और 332 में विधानसभा में SC/ST आरक्षण। और 331 क्या है? तो ये एंग्लो इंडियंस है। ये एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का बात करता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट 2 लोगों का नॉमिनेशन कर सकते हैं अगर इनका यानी एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो लोकसभा में तब। और इसी तरह से एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन अगर विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है, तो राज्यपाल के पास पावर है कि वो एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन जो श्रेणी से आते हैं उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। देखिए एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट है, ये उस समय जो जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने ये प्रावधान दिलवाया कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे श्रेणी के रह गए, जो काफ़ी अंग्रेज यहाँ आए और यहीं रह गए, उसके अलावे जो अंग्रेज अल्पकाल के लिए यहाँ आए और यहाँ शादी किए और उनसे बच्चा हुआ, वो यहाँ हैं, तो उनके हितों के संरक्षण के लिए ये प्रावधान किया गया। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।